India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एनसीईआरटी पुस्तक विवाद मामले में केंद्र ने चैप्टर लिखने के लिए 3 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति बनाई। समिति में पूर्व अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले की सुनवाई से सीजीआई ने खुद को किया अलग। हितों का टकराव का कारण देकर सीजीआई हुए अलग। नियुक्ति में सीजीआई की भूमिका खत्म करने के लिए केंद्रीय कानून को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योग की परिभाषा पर फैसला रखा सुरक्षित। जस्टिस बीवी के कृष्णा अय्यर की परिभाषा पर किया गया पुनर्विचार। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशक सुजय घोष के खिलाफ कॉपीराइट मामला किया खारिज। कहा, कहानी 2 स्क्रिप्ट पहले से थी रजिस्टर्ड, कॉपीराइट उल्लंघन का प्रथम दृश्य मामला नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका पर अध्याय को फिर से लिखने के लिए पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों इंदु मल्होत्रा और अनिरुद्ध बोस और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की समिति गठित की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने अध्याय को फिर से लिखने के लिए समिति का गठन किया है, जिसमें के वेणुगोपाल, न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा और न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस शामिल हैं। यह मामला एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक अध्याय के कारण उत्पन्न हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और एनसीईआरटी को अध्याय को वापस लेने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी के निर्देशक की ओर से प्रस्तुत किए गए जवाब पर आपत्ति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि अध्याय को फिर से लिखा गया है, लेकिन इसमें शामिल विशेषज्ञों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कोर्ट ने सरकार को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था, जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और एक प्रसिद्ध वकील शामिल हो। इस समिति का उद्देश्य एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में न्यायपालिका पर अध्याय को फिर से लिखना और यह सुनिश्चित करना है कि इसमें शामिल जानकारी सटीक और विश्वसनीय हो। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई की भूमिका खत्म करने के केंद्र सरकार के कानून पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई से सीजीआई ने खुद को अलग कर लिया है। सीजीआई ने कहा कि हितों का टकराव की वजह से वो इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। अब दूसरी बेंच 7 अप्रैल को मामले पर सुनवाई करेगी। दरअसल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया गया था। इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाए, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कानून लाकर इस नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। लगी हुई थी इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेके कानून को इसको चैलेंज किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी जो अपॉइंटमेंट कैसे होगा। उसमें एक कोलिजियम बनाया था, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस मिलके ही अपॉइंटमेंट करेंगे इलेक्शन कमिश्नर को, और उस कानून के लाके उसको मोल्ड कर दिया था और चीफ जस्टिस साहब को एक्सक्लूड करके कैबिनेट मिनिस्टर को उसमें रखा गया था। इस कानून को आज यहाँ पे चैलेंज किया गया था, जिसमें ऑलरेडी नोटिस हो गया था, आज मैटर लगा था। चूँकि चीफ जस्टिस कॉलेजियम का पार्ट है एज पर द ओल्ड जजमेंट, तो
तो इस कारण से अगर ये कानून सेटिस्फाइड होता है तो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस भी पार्ट होंगे अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। इसीलिए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसमें इस पिटीशन को हम भी नहीं सुनेंगे और जो आने वाले समय में चीफ जस्टिस बन सकते हैं वो लोग भी नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बैंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड केस में उद्योग की परिभाषा पर फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने इस फैसले में जस्टिस BK कृष्ण अय्यर द्वारा दी गई विस्तृत परिभाषा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर सुनवाई की। अटॉर्नी जनरल R वेंकटमरी ने तर्क दिया कि ट्रिपल टेस्ट तार्किक रूप से सही है, लेकिन इसका अनुप्रयोग बहुत व्यापक है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी संप्रभु कार्यों को उद्योग नहीं माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम A राजप्पा मामले में जस्टिस अय्यर द्वारा दी गई परिभाषा पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। इस मामले में जस्टिस अय्यर ने उद्योग की परिभाषा को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया था। जस्टिस अय्यर ने कहा था कि उद्योग की परिभाषा में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सहयोग से आयोजित कोई भी व्यवस्थित गतिविधि शामिल है, भले ही वह संगठन लाभ कमाने के काम में शामिल ना हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उद्योग की परिभाषा ऑस्ट्रेलियाई कानून से ली गई है, लेकिन इसका अनुप्रयोग बहुत व्यापक है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों या उनकी एजेंसियों द्वारा किए गए जाने वाले सामाजिक कल्याण कार्यों और योजनाओं को उद्योग नहीं माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विभिन्न पक्षों के तर्कों को सुना है और अब फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने वसोरवा भायंदर कोस्टल रोड के निर्माण के लिए 46,000 से अधिक मैंग्रोव पेड़ों को काटने की अनुमति देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जयमाल्या बागची और न्यायाधीश विपुल पंचौली की बेंच ने पर्यावरण संगठन वन शक्ति की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने BSC को 10 वर्षों के लिए वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शर्त के साथ पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी, जिसमें मैंग्रोव पुनर्स्थापन और प्रतिपूरक वृक्षारोपण की प्रगति का विवरण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावित सड़क का निर्माण पश्चिमी हाईवे को डिकॉन्जेस्ट करेगा और मुंबई के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ होगा। प्रोजेक्ट में 103 हेक्टेयर क्षेत्र से लगभग 45,675 मैंग्रोव पेड़ों को हटाना शामिल है। BMC ने चंद्रपुर जिले में गैर वन भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने का वचन दिया है। योजना के अनुसार 36,675 मैंग्रोव को स्थानांतरित किया जाएगा और 9,000 को अस्थायी रूप से हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने BMC को उच्च न्यायालय में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रतिपूरक वृक्षारोपण और मैंग्रोव पुनर्स्थापन की प्रगति का विवरण होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रोदय सिंह ने तर्क दिया कि BMC ने उच्च न्यायालय की अनुमति को पुनः प्रयोजित करके प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2025 की सैटेलाइट इमेजेस इस तथ्य को दर्शाती हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि सड़क का निर्माण यात्रा समय और यातायात को कम करेगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। सिंह ने प्रस्ताव की समीक्षा करने का आग्रह किया ताकि काटे जाने वाले मैंग्रोव की संख्या कम की जा सके। उन्होंने कहा कि मैंग्रोव सामान्य वन की तुलना में 5 गुना अधिक CO2 अवशोषित करते हैं। न्यायाधीश बागची ने कहा कि याचिकाकर्ता को पर्यावरणीय मंजूरी यानी कि EC स्टेज 1 को चुनौती देनी होगी ताकि पेड़ों की संख्या पर सवाल उठाए जा सके। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने परियोजना प्रवास्तक के शब्दों पर भरोसा नहीं किया बल्कि EC पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए सुरक्षा उपायों को देखते हुए हमें उच्च न्यायालय के इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि फिल्म में निवेश करने पर लाभ न मिलने से धोखाधड़ी का मामला नहीं बनता। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि फिल्म निर्माण एक जोखिमपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि है जिसमें लाभ की कोई निश्चिंतता नहीं है। मामले की पृष्ठभूमि ये है कि एक व्यक्ति ने एक फिल्म प्रोजेक्ट में लगभग 46 लाख निवेश किया था, इस आश्वासन पर कि उसे फिल्म के मुनाफे में हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन फिल्म रिलीज हुई लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं मिला। आरोपी द्वारा दिए गए पोस्ट डेटेड चेक भी बाउंस हो गए, जिसके आधार पर IPC की धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी के लिए यह आवश्यक है कि वादा करते समय ही आरोपी की मंशा धोखा देने की हो। केवल वादा पूरा करना ना या अनुबंध का उल्लंघन अपने आप में आपराधिक धोखाधड़ी नहीं बनता। अदालत ने पाया कि निवेश लाभ में हिस्सेदारी के आधार पर था, न कि निश्चित रिटर्न पर। फिल्म वास्तव में बनाई गई और रिलीज भी की गई और ये आरोप नहीं था कि आरोपी ने पैसा हड़प लिया या प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। अदालत ने यह भी कहा कि पोस्ट डेटेड चेक का बाउंस होना अपने आप में धोखाधड़ी साबित नहीं करता। ऐसे मामलों में नेगोटाइबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 लागू हो सकती है, लेकिन इससे यह नहीं माना जा सकता कि शुरुआत से ही आरोपी की मंशा बेईमानी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वादा पूरा न होना यह साबित नहीं करता कि शुरुआत से ही धोखाधड़ी की मंशा थी। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने धारा 420 आईपीसी के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशक सुजॉय घोष के खिलाफ कहानी 2 स्क्रिप्ट को लेकर चल रहे कॉपीराइट उल्लंघन मामले को खारिज कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और कहा कि यह शिकायत में कोई तथ्य नहीं है। मामले की पृष्ठभूमि यह है कि उमेश प्रसाद मेहता ने सुजॉय घोष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी फिल्म कहानी 2 दुर्गा रानी सिंह उनकी स्क्रिप्ट सबक की कॉपी है। मेहता ने दावा किया कि उन्होंने जून 2015 में सुजॉय घोष को अपनी स्क्रिप्ट दी थी, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग अपनी फिल्म में किया। सुजॉय घोष ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने नवंबर 2012 में ही कहानी 2 की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था और दिसंबर 2013 में इसे स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के साथ रजिस्टर कराया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेहता से कभी मुलाकात नहीं की और न ही उनकी स्क्रिप्ट ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत में कोई तथ्य नहीं है और यह सिर्फ परेशान करने के लिए दर्ज की गई है। अदालत ने कहा कि अगर स्क्रिप्ट सबक की रजिस्ट्री कहानी 2 की रजिस्ट्री के 2 साल बाद हुई तो कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायत झारखंड के हजारीबाग में दर्ज की गई थी, जबकि कथित अपराध मुंबई में हुआ था, इसलिए यह शिकायत अमान्य है। अदालत ने सुजॉय घोष के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया। संक्षेप में कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने हजारीबाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह माना गया कि शिकायत में कॉपीराइट उल्लंघन का प्रथम दृश्य मामला नहीं है। यह निर्णय दिया गया कि समन आदेश पारित करते समय न्यायिक रूप से विचार नहीं किया गया था। कोर्ट ने इस मामले को आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और उत्पीड़न का साधन माना। यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि कॉपीराइट विवादों में स्पष्ट आधारभूत साक्ष्य के बिना आपराधिक कानून का उल्लंघन इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। वहीं मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर प्रियंका जैन। क्या जानकारी है आपके पास प्रियंका? नमस्कार दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल अवार्ड विजेता स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर सुजॉय घोष की याचिका को मंजूरी दे दी। इस याचिका में उन्होंने कॉपीराइटर एक्ट 1957 की धारा 63 के तहत एक आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी। उन पर आरोप था कि उनकी फिल्म कहानी 2 दुर्गा रानी सिंह की चोरी की हुई स्क्रिप्ट पर आधारित है। जस्टिस नरसिम्हा एवं जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने घोष के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह कार्यवाही झारखंड के हजारीबाग में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लंबित थी। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर अपनी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए धमकी देने का आरोप लगाया था। न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने मामले को वापस लेने की अनुमति दे दी और महिला को कर्नाटक हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी। महिला के वकील ने दावा किया कि उसे लगातार धमकियों के कारण कर्नाटक से दिल्ली जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि महिला ने कई बार पुलिस शिकायतें दर्ज कराई और अदालत से आदेश भी प्राप्त किए, लेकिन धमकियां जारी हैं। जनवरी में स्थिति और भी खराब हो गई जब उसके घर पर पथराव किया गया और गुंडों ने उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और लूटपेट किया। हालांकि न्यायाधीश नाथ ने सवाल किया कि क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली में उसके पीछे लोगों को भेज रहे हैं। वकील ने स्पष्ट किया कि धमकियां कर्नाटक में हो रही हैं और महिला अपनी संपत्ति में रहना चाहती है। बेंच ने नोट किया कि महिला का खुद एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है और वह अदालत में राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। ये इस दृष्टिकोण से उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए।
एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक दलों को अदालत में नहीं बल्कि जनता के बीच अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिम मालिक दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक को सोशल मीडिया पर उनके दुकान के नाम को लेकर एक मुस्लिम दुकानदार को परेशान करने वाले दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों पर टिप्पणी करने से रोक दिया। जस्टिस राकेश थपलियाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से पुलिस जांच प्रभावित हो सकती है। बेंच ने राज्य के इस दावे पर गंभीर नोट किया कि कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसके बजाय सोशल मीडिया पर व्यस्त हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिम मालिक मोहम्मद दीपक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया पर मामले पर टिप्पणी करने से रोक दिया है। जस्टिस राकेश थपलियाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से पुलिस जांच प्रभावित हो सकती है। दीपक कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी। उनका आरोप था कि उन्होंने 26 जनवरी को एक घटना के दौरान दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं का विरोध किया था, जिन्होंने एक मुस्लिम दुकानदार को अपने दुकान में नाम से बाबा शब्द हटाने के लिए कहा था। जस्टिस थपलियाल ने कहा कि दीपक कुमार को पुलिस जांच में सहयोग करना चाहिए और सोशल मीडिया पर अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दीपक कुमार एक नागरिक हैं और उन्हें कानून का पालन करना चाहिए। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह मामले की जांच जारी रखें और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। पुलिस ने आश्वासन दिया कि वह मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करेगी। दीपक कुमार के वकील ने कहा कि उनके मकिल ने सिर्फ 26 जनवरी की घटना के दौरान स्थिति को शांत करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि दीपक कुमार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को दीपक कुमार की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें धमकियों से बचाना चाहिए। हाईकोर्ट ने दीपक कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया पर मामले पर टिप्पणी करने से रोक दिया है। वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 14 मुस्लिम आरोपितों को ACJM 9 की अदालत में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट ने आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी और 23 मार्च को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। मामले के अनुसार 16 मार्च 2026 को कुछ मुस्लिम युवक पंचगंगा घाट के पास गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने चिकन बिरयानी खाई और हड्डियों को गंगा में फेंक दिया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। पुलिस ने आरोपियों पर IT एक्ट की धारा 67 के साथ ही BNS की धारा 365 अपहरण और 308(5) धमकी की जोड़ी है। नाव संचालक अनिल साहनी और सह संचालक रंजन साहनी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनसे जबरन नाव ली थी। गंगा नदी की पवित्रता को लेकर यह मामला अब राजनीतिक रंग ले रहा है। लोगों का कहना है कि अगर गंगा मां है तो उसका सम्मान हर किसी से समान रूप से अपेक्षित होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने IS प्रोपेगेंडा मामले में UAPA के तहत बुक किए गए 2 लोगों को जमानत दे दी है, जिन्होंने 4 साल जेल में बिताए हैं। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल डिवाइस पर पाए गए दस्तावेज जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, वे अपने आप में बिना ट्रायल के लंबे समय तक कैद को सही नहीं ठहरा सकते। हरीश निसार लांगू और जामिद आदिल भट्ट नामक 2 आरोपियों को जमानत देते हुए न्यायाधीश नवीन चावला और रविंदर दुडेजा की बेंच ने कहा कि आरोपियों ने 4 साल और 4 महीने से अधिक समय जेल में बिताया है और ट्रायल के जल्द पूरा होने की कोई निश्चितता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की निरंतर कैद और उनके संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन हो सकती है। कथित तौर पर 2021 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाइब्रिड कैडर और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ जांच शुरू की थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि लांगू और भट्ट ने चरमपंथी प्रोपेगेंडा फैलाया, सहज आचार्यों से संपर्क बनाए रखा और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन नेटवर्क में भाग लिया। मार्च 2023 में ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जुलाई 2024 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें IPC की धारा 120B 121 से भारत के खिलाफ युद्ध करने की साजिश और UAPA की धारा 18 के तहत आरोपित किया था। हाईकोर्ट ने मामले पर विचार करने के बाद पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री जमानत के चरण में निरंतर कैद को सही नहीं ठहराती। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन आरोपियों की विशिष्ट भूमिका सीमित है और अधिकांश रूप से डिजिटल गतिविधि से संबंधित है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके डिजिटल डिवाइस पर मौजूद सामग्री जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है, ट्रायल के चरण में उनकी निरंतर कैद को सही नहीं ठहराती। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है। आइए जानते हैं रेस जुडिकाटा के बारे में। रेस जुडिकाटा एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है अ मैटर ऑलरेडी जज, यानी एक ऐसा मैटर जिसे कोर्ट पहले ही डिसाइड कर चुका है। यह प्रिंसिपल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 11 के अंतर्गत आता है। इस डॉक्ट्रिन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक ही डिस्प्यूट को बार बार कोर्ट में ना लाया जाए। यह न सिर्फ कोर्ट का टाइम बचाता है बल्कि पार्टी को अननेसेसरी हैरेसमेंट से भी प्रोटेक्ट करता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर ए और बी के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ और कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दिया, तो ए फिर से उसी प्रॉपर्टी के इशू को लेकर कोर्ट नहीं जा सकता। इस प्रिंसिपल को क्लियरली एस्टैब्लिश किया गया था सत्याध्यान घोषल वर्सेस देवराजन देवी 1960 में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार मैटर फाइनली डिसाइड हो जाए तो सेम पार्टीज उसे दोबारा रेस नहीं कर सकती। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कैनरा बैंक वर्सेस एनजी सुब्रमण्यम सेठी में इसका स्कोप एक्सपेंड करते हुए क्लैरिफाई किया कि यह उन इश्यूज पर भी अप्लाई होता है जो पहले रेस किए जा सकते थे लेकिन नहीं किए गए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी वर्सेस राम किशोरी गुप्ता 2025 में रीअफर्म किया कि यह प्रिंसिपल रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पर भी अप्लाई होता है, जो दिखाता है कि डॉक्ट्रिन इवॉल्व हो रहा है लेकिन इसका कोर प्रिंसिपल सेम है, फाइनलिटी ऑफ डिसीजंस। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.